क्लास को शेयर कर देना बच्चों और ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बता देना। जल्दी से ये दो काम करें आप लोग, क्लास को शेयर कर दें और ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बता दें। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अभी हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसमें लगभग सारा कुछ सही मतलब कंप्लीट हो चुका है। बस एक रह गया है, दर्पण सूत्र को प्रूफ करना, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ ओके है? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो आप लोग जुड़े फटाफट से, क्लास को शेयर कर दें। क्लास 11th का साइंस अभी यहाँ पे बोलने से नहीं होगा भाई, ठीक है? जब पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, या तो प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, दर्पण सूत्र का सत्यापन। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, एक दर्पण बना लेना है बढ़िया सा। डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है बच्चों, ठीक है। हाँ, ये हम अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, करने वाले उत्तल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। ओके, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हम मुख्य अक्ष के मतलब मुख्य अक्ष ही बना रहा हूं अभी। हाँ, ये मुख्य अक्ष बना लिया, ये इसका फोकस है, ये यहाँ पे लगभग बराबर दूरी पे वक्रता केंद्र है। और एक हमें क्या चाहिए भाई, तो वस्तु चाहिए जिसका प्रतिबिंब हम बना सके। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक वस्तु ले लिया, ये ओके है। तो वस्तु का नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम है ए बी। इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, फोकस से इस तरीके से गुजार दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ओके है, ठीक। हमें एक और किरण लेना है, तो दूसरा किरण क्या करते हैं, कैसे ले लेते हैं, तो फोकस से ले लेते हैं। एक और किरण इस तरीके से ले लिया जो कि फोकस से आ रही है इस तरीके से। तो फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कहां पे बना भाई, तो ये बना प्रतिबिंब, सही है। ये ए डैश है और ये क्या है, बी डैश है। ओके है। मैथ हम लोग कल से पढ़ेंगे भाई, कल से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग मैथ करेंगे, आज ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल वगैरह फिर कभी देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, कल से हम लोगों का मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डायग्राम बनाया है, डायग्राम तो खैर खूब बढ़िया से हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से बनाया जाता है ना बच्चों। ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, काम ये करना है, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, एक त्रिभुज का निर्माण हो सके। इस तरीके से यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं ऐसे, ठीक। आप लोग चाहें तो लंब डाल सकते हैं, नहीं तो लंब डालने की जरूरत कुछ है नहीं वैसे, ठीक। तो मैं यहाँ पे लंब नहीं डालता हूं, छोड़ो हटाओ, यहीं पे इसको एज अ त्रिभुज मान के चलेंगे, ठीक। अब देखो, ये मान लिया कि ये एम है और ये मान लिया कि क्या है, एन। तो आपको दो त्रिभुज पकड़ने हैं, क्या करना है, दो त्रिभुज पकड़ना है जिसमें ये वाली भुजा रहे, ये वाला लाइन रहे। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है भाई, तो एक त्रिभुज है ये ए बी एफ, और दूसरा त्रिभुज है ये पी एन एफ, ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को पकड़ना है और इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है जी। तो आइए देखिए, हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज कौन सा, पी एफ एन,
पी एफ एन में। अगर आपको इसको त्रिभुज कहने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो यहां से क्या करना, इस तरीके से एक लंब डाल लेना और यहाँ पे कुछ नाम लगा देना, एस या कुछ भी नाम लगा देना। लास्ट में हम बोलेंगे कि एस जो है ना वो बिंदु पी के बहुत नजदीक है, तो एस के जगह पे पी रख देंगे। तो उतना झमेला करने की कोई जरूरत है नहीं, आराम से हम लोग एज अ त्रिभुज इसको मान के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको कोई दो कोण बराबर सिद्ध कर देना होगा। दोनों त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर सिद्ध कर दीजिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में खुद ब खुद समरूप हो जाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। क्यों भाई? क्योंकि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। तो इस कोण का नाम क्या है? ए एफ बी। ठीक, लिखेंगे कोण ए एफ बी जो है ये बराबर है इस कोण के, यानी पी एफ एन के। कोण पी एफ एन के बराबर है। इसके अलावा इसका जो ये वाला कोण है और इसका जो ये वाला कोण है, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक, तो दोनों बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या है? बी ए एफ। लिखेंगे कोण बी ए एफ इक्वल टू, इस कोण का नाम क्या है? एफ पी एन। एफ पी एन, ये एफ है बच्चों। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। और ये क्यों बराबर है? तो यहाँ पे लिख देना है कि ये दोनों कोण कैसे हैं? सम्मुख कोण है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना एक बार, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। सही है, चलिए। तो अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी एफ जो है ये समरूप है त्रिभुज किसके? पी एफ एन के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो फिर समरूपता का प्रॉपर्टी लगेगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो फिर क्या होता है? उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना वो बराबर होता है। ठीक, संगत भुजा मतलब लंब बटे लंब करे, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर करे, तो सभी क्या आएगा? बराबर आएगा। सही है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला भुजा उठाओ, ये लंब है तो इसका ये वाला भुजा उठाना पड़ेगा, ये लंब है। तो लिखेंगे ए बी बटे का पी एन। लिखेंगे इसलिए ए बी बटे का क्या है बच्चों? पी एन। ये बराबर होगा, आधार उठा लो, इसका ए एफ। अच्छा, कहने वाले लोग कहेंगे कि सर बी से एफ चलते हैं ना, कर्ण बटे कर्ण कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ये वाला मतलब भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाला चाहिए, आधार वाला चाहिए, ताकि सारी की सारी दूरियां आधार पे ही तो है ना। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सब इसी पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये क्या है? ए एफ, इसका आधार हो गया ए एफ बटे इसका आधार क्या हो गया? पी से एफ हो गया, तो लिख दिया पी एफ। सही है, सही है ना बच्चों? कोई तरह की दिक्कत तो है नहीं। अब इसे हमने क्या कह दिया कि ये है समीकरण 1। आपको दो और त्रिभुज लेने हैं। कौन सा त्रिभुज लेना है? तो एक ये त्रिभुज लेना है और एक ये त्रिभुज लेना है। ठीक, देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है? एम पी एफ। लिखेंगे 9 त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इन लोग दोनों को भी समरूप सिद्ध करना है। कैसे होगा समरूप? तो इसके लिए भी दो कोण बराबर करना होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे कि ये वाला कोण, इसका नाम क्या है? एम एफ पी। लिखेंगे कि कोण एम एफ पी जो है ये बराबर है इस कोण के ए डैश एफ बी डैश। ए डैश एफ बी डैश, ये एफ जो है वो थोड़ा सा आगे को चला जा रहा है। क्यों है भाई? तो यहाँ पे लिख देना कि ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। इसके अलावा ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी कितना? 90 डिग्री। तो एम पी एफ, कोण एम पी एफ बराबर है कोण बी डैश ए डैश एफ के। कोण बी डैश ए डैश एफ के। क्यों भाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये प्योर मैथमेटिक्स है बच्चों, प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे मतलब फिजिक्स नहीं आ रहा है अभी तक। सही है। कल इसी टाइम पे मैथमेटिक्स चलेगा, कल इसी टाइम पे 7 बजे चलना है। सही है, हाँ।
तो अब आगे आते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज के दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम क्या है, एम पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। तो ऐसा है तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब क्या है भाई, एम से पी लंब है, तो इसका लंब कौन है, ए डैश बी डैश है। तो इसका लंब हो गया ए डैश बी डैश, बराबर हो जाएगा। इसका आधार क्या है, पी से एफ, तो यहां पे लिख दिया पी एफ, और इसका आधार क्या है, ए डैश एफ, तो इसका आधार हो गया ए डैश एफ। इसका नाम लगा दिया कि ये समीकरण 2 है। सही है, ठीक है ना। टेस्ट कब होगा, टेस्ट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, टेस्ट ले लेंगे, बेफिक्र रहो, टेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, थोड़ा सा समझना बच्चों, ये जो एम से पी है, एम से पी है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर ही है ना। ध्यान से देखो तो एम से पी जितना है उतना ही बड़ा क्या है, ए से बी है। यहां पे लिख देता हूं, इसको अभी छोड़ दो, लिखेंगे चूंकि एम पी जो है ये बराबर है ए डैश सॉरी ए बी के, और एक और चीज आप लोगों को बराबर दिख रहा होगा, वो भी दिखाता हूं। ये जो पी से एन है, पी से एन है, ये किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के, और ये जो पी एन है ये बराबर है किसके, ए डैश बी डैश के, है या नहीं। देख लो जितना बड़ा ए डैश बी डैश है उतना ही बड़ा क्या है, पी एन है, क्योंकि ये वाला रेखा समांतर है ना भाई इसके। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होना है, ये दोनों बराबर है। तो जहां पे हमें ये दिखता है, एम पी दिखता है, वहां पर हम ए बी रख सकते हैं, जहां पर ए डैश बी डैश दिखता है वहां पर पी एन रख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें यहां पर एमपी दिख रहा है, तो एमपी की जगह पर क्या रख दे रहे हैं, ये रख दे रहे हैं ए बी, तो लिखेंगे इसलिए ए बी, और यहां ए डैश बी डैश दिख रहा है तो इसके जगह पर क्या रख देते हैं, पी एन रख देते हैं, बटे पी एन बराबर इस तरफ क्या है भाई, पी एफ बटे ए डैश एफ। इसका नाम लगाते हैं समीकरण 2। कोई तरह की दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना तो फिर अब कोई दिक्कत होने भी नहीं वाली है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से हैं। जैसे सीबीएसई वालों को पढ़ना है, यूपी वालों को पढ़ना है, बिहार बोर्ड में भी कभी कभी, मतलब हम लोग के टाइम पे तो आता था, इस टाइम पे पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, जैसे क्लास 12 में इसको कम से कम 3 तरीके से प्रूफ करना है तो आना चाहिए ना भाई। प्रूफ करने आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनो, एक बार और करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये त्रिभुज उठाया और ये त्रिभुज उठाया, इन लोग दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो कोण बराबर करने पड़े, जो कि हमने यहां पे किया। अब दोनों समरूप सिद्ध हो गया तो इसका लंब बटे इसका लंब, ठीक, और इसका आधार बटे ये छोटे वाले का आधार, ये कर दिया और बोला कि ये समीकरण 1 है। इसके बाद ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज उठाया और इन लोग दोनों को भी समरूप सिद्ध कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि इसका ये वाला कोण बराबर है, ये 90 है और इसका ये 90 है, दो कोण बराबर है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समरूप है तो यहां से फिर ये वाला चीज हो गया कि भाई लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ठीक, फिर हमने कहा कि ये वाला दूरी, ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई दोनों बराबर है, हमने लिख दिया। फिर कहा ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, ये भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगर ये एम पी जो है वो ए बी के बराबर है तो एम पी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया। ए डैश बी डैश जो है, यहां देखो ए डैश बी डैश जो है वो पी एन के बराबर है, तो ए डैश बी डैश की जगह पर पी एन भी लिख सकते हैं, तो ए डैश बी डैश की जगह पर पी एन लिख दिया, और इस तरफ जो भी था वो हमने कॉपी कर दिया और बोला कि यह है हमारा समीकरण 2। फायदा क्या हुआ इससे, अभी मैं दिखाता हूं कि क्या फायदा हुआ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दिखा रहा हूं कि फायदा क्या हुआ है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए समीकरण 1 का बायां हाथ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए,
ए बी बटे पी एन, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी बटे पी एन, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम चलते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर हम चलते हैं तो इसका जो राइट हैंड साइड है यानी कि ए एफ बटे क्या, पी एफ, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा पी एफ बटे ए डैश एफ के, ये बराबर होगा पी एफ बटे ए डैश एफ के। ठीक है बच्चों, कोई तरह की दिक्कत इतने में, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं है तो अब मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि अब जो काम होगा ना वो मजेदार काम होगा। यहां तक ओके है? ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। बस अब इसका काम रह गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका गुना इसके साथ करोगे तो पी एफ और पी एफ गुना होके क्या हो जाएगा, पी एफ का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा भाई, ए एफ गुने ए डैश एफ हो जाएगा। अब देखिए हम लोग मान रखेंगे पी एफ क्या है, पी एफ ये तो फोकस दूरी है भाई, हम यहां पे लिख लेते हैं ना अब सब कुछ। देखो पी एफ क्या है भाई, तो पी एफ जो है ना फोकस दूरी है, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं छोटा वाला, यहां से इस तरफ जाना पड़ रहा है तो माइनस में एफ लिखेंगे, चेन परिपाटी ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद हमें क्या पता है, पी से लेके ए डैश की दूरी पता है, पी से ए डैश, ये क्या है भाई, पी से ए डैश। ध्यान से देखिए यहां पे प्रतिबिंब बना है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग भी से लिखते हैं। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो माइनस का भी लिखेंगे। ठीक, और हमें क्या पता है, तो पी से ए के बारे में पता है, ये क्या है भाई, तो ए पे वस्तु रखा हुआ है, यानी कि ये वस्तु की दूरी है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो पी से ए क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सभी दूरियों को इसमें बदलना है। ठीक, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये वाली दूरी, ये वाला दूरी क्या है आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, यू कहते हैं, भी कहते हैं, यहां से लेके यहां तक को कुछ पता ही नहीं है कि इसको हम क्या कहें, तो इसको हम मतलब कुछ ऐसा उपाय लगा देंगे ना, जिस दूरी को हम जानते हैं उसमें इसको बदल देंगे। सही है बच्चों, अब देखो कि कैसे बदलाता है। सबसे पहले पी एफ, तो पी एफ के बारे में तो हम लोग जानते हैं, तो पी एफ के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक, इसका कुछ नाम लगा लेते हैं, इसको मान लो कि ये समीकरण 3 है। पी एफ के बारे में जानते हैं, पी डैश, ये पी ए डैश, पी ए डैश, ओके, इसके बारे में भी जानते हैं कि पी ए डैश क्या है, ओके ओके, यहां पी एफ जानते हैं। ए एफ क्या है भाई, ए एफ, ए से एफ, हमें ए एफ निकालना है ना, तो ए से एफ ये वाली दूरी निकालनी है। मैं यहां पे जरा सा समझा देता हूं, ये है ए, ये है एफ और ये है पी। हमें ए से एफ के बारे में पता करना है कि ये वाला दूरी कितना है, ये वाला दूरी कितना है, तो हमें ये पता है कि ए से पी कितना है, देखो ए से पी हमें पता है माइनस यू है, तो अगर हम ऐसा करें कि ए से पी में ये वाला दूरी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ए से एफ बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, मतलब कि ए से पी में इस पूरे डंडे में से हम ये वाला चीज माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, ए एफ बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना बच्चों। यानी कि हम इसको, किसको, ए एफ को, ध्यान से देखना यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये चाहिए, ए से एफ चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं कि पी से ए माइनस पी से एफ, ऐसे लिख सकते हैं कि पी एफ, सॉरी पी ए माइनस पी एफ, ये लिख सकते हैं। अब पी ए के बारे में हमें पता है, पी ए क्या है, वस्तु की दूरी, पी एफ के बारे में पता है, ये क्या है, फोकस दूरी, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, है ना जी, तो काम बन गया हमारा। इसके अलावा और कौन सी दूरी हमें पता नहीं, ए डैश एफ, देखने दो जरा, ए डैश एफ, इसके बारे में भी हमें पता नहीं है कि ए डैश एफ क्या है। समझाता हूं, देखो ये है ए डैश, यहां पे है एफ और यहां पे है क्या, पी। हमें ये वाली दूरी के बारे में पता करना है कि ये कितना है, तो हम कहते हैं कि ए डैश पी, ए डैश पी में से ये वाली दूरी यानी कि पी एफ को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, यही ना बच जाएगा, ए डैश एफ ही बच जाएगा ना, तो बस कर दो उपाय और क्या, यानी कि
ए डैश एफ के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ रख सकते हैं। अब देखो पी ए डैश के बारे में जानकारी है, ये क्या है, भी है, और पी एफ के बारे में भी जानते हैं, वो क्या है, एफ है। मतलब कि ये जो दो दूरी है जिसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये कितना है, उसको हमने जोड़ घटाव करके इस तरीके से बदल दिया कि अब उसके बारे में हम जानते हैं, है ना। हाँ जी, डेली क्लास चलती है, इस टाइम पे डेली क्लास चलती है। सही है बच्चों। अब ये जो मान है इसको हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से लेफ्ट हैंड साइड में पी एफ का स्क्वायर है ये, इक्वल टू ए एफ। तो ए एफ के जगह पर क्या रखना है, ए एफ के जगह पर पी ए माइनस पी एफ रखना है, रख दिया, इनटू इनटू ए डैश एफ के जगह पर क्या रखना है, रखना है पी ए डैश माइनस पी एफ, ये रखना है। सही है बच्चों। अब इसका मान रख दो, जो भी है यू वी एफ में जो भी आपको पता है वो रख दो। सही है। अब देखो पी एफ का मान कितना है, माइनस का एफ, तो पी एफ के जगह पर क्या रखने जा रहे हैं हम लोग, माइनस का एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू पी ए क्या है भाई, देखो जरा, पी ए क्या है, माइनस का यू, चिन्ह के साथ रखना है, ध्यान रहे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का यू। चलो माइनस यहां से ये वाला माइनस कॉपी किया, पी एफ क्या है बच्चों, माइनस का एफ, तो यहां पे लिख दिया माइनस का एफ। ये माइनस कहां से आया, तो ये यहां से आया है, और ये माइनस कहां से आया, तो पी एफ खुद माइनस में है एफ। सही है, यहां पे माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक। अब देखो इनटू का साइन है भाई, ये दोनों एक साथ हैं, तो एक काम करते हैं खांसी कैसे हो रही है भाई, हाँ, इन लोग दोनों को मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूं, इनटू पी ए डैश। पी ए डैश क्या है भाई, पी ए डैश ये क्या, माइनस का भी, तो इसके जगह पर मैं लिख रहा हूं माइनस का भी, ये माइनस है तो इसके लिए माइनस लिखा, पी एफ क्या है, माइनस का एफ, तो इसके जगह पर क्या लिख दिया, माइनस का एफ, और इसे बंद कर दिया। सही है। ठीक। अब एक बात सुन लो ध्यान से, तुम लोग अगर इतना कमेंट करोगे तो बेटा इतना आसान भी नहीं है ना, इतना आसान भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से ये कर लो, सीख लो एक बार, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जो भी पूछना रहेगा मेरे से पूछ लेना। सही है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया एफ स्क्वायर। ठीक, यहां पे आओ, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा, माइनस यू है, माइनस यू रहने दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का एफ लिख दिया, इनटू ये क्या है भाई, माइनस का भी है, लिख दिया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एफ है तो प्लस का एफ हो जाएगा। अब गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका गुना करते हैं, तो देखो माइनस यू का माइनस भी के साथ होगा, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यू और भी का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यू भी। अब माइनस है और ये प्लस है, तो इनटू होके क्या होगा, माइनस, यू और एफ का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यू एफ। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इनटू होके क्या होगा, माइनस, एफ और भी का होगा तो क्या हो जाएगा, चलो भी एफ लिख देते हैं, एफ को बाद में लिख रहे हैं। ठीक। अब देखो ये भी प्लस, तो गुना होके क्या होगा, प्लस होगा, एफ और एफ का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल। सही है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस वाले आपको इधर दिख रहे हैं ना, उसको इस तरफ ले आओ, तो माइनस वाला चीज इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में यू एफ और प्लस का भी एफ इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, u और भी बचा। बस इतना काम अगर आपने कर लिया तो समझो कि प्रूफ कर दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। और फटाफट से अगर समझ में आया तो एक लाइक कर देना बच्चों। चलिए, दोपहर में क्लास कब होगा, 2 बजे से होगा, और क्या होगा,
और अब क्लास 12 का भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक चीज तो मुझे अब लगभग कंफर्म ही हो गया है कि यूबीएफ से भाग देना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल भाग देना पड़ेगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसमें कुछ रह नहीं गया करने को। एक बार आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लेना, एकदम बढ़िया से एक एक पॉइंट मैंने समझाया है यहाँ पे तोड़ तोड़ के, तो आप इसे एक बार फिर से देख लेना। अरे मैं फिर से क्या समझाऊं, आधा से ज्यादा चीजें तो मैंने मिटा दी है। हाँ, देखो, ये वाली दूरी के बारे में हमें नहीं पता था, ये वाली दूरी के बारे में हमें नहीं पता था। हमें पता किसके बारे में, तो पीएफ के बारे में। ये क्या है, फोकस दूरी। पी ए डैश, ये क्या है, वस्तु, ये प्रतिबिंब की दूरी। पी ए, ये क्या है, वस्तु की दूरी। इसके बारे में पता था। तो हम इन दो दूरियों को इसके ये में, मतलब ये में बदल दिए, है ना, इसके फॉर्म में। ए एफ को हमने क्या लिखा, ए एफ, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इसको हमने क्या लिखा, तो हमने कहा पी से लेके ए और उसमें से माइनस कर दिया पी से एफ, मतलब कि पी ए माइनस पी एफ लिख दिया। ए डैश एफ यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी के बारे में, तो हमने कहा पी से ए डैश में से अगर पी से एफ माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा ना। तो हमने ये वाली चीज यहां पे लिख दिया, ठीक। और ये जो पी एफ का स्क्वायर था इक्वल टू इतना था, तो पी एफ का स्क्वायर को यही रहने दिया, इसके जगह पे इसका मान लिख दिया जो अभी अभी निकाला है। ए डैश एफ के जगह पर ए डैश एफ का मान निकाल दिया, रख दिया, जो कि अभी अभी निकाला है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पी ए क्या है वो रख दिया, पी एफ क्या है वो रख दिया, सब कुछ रख दिया मान यू बी एफ के फॉर्म में। और उसके बाद सिंपल सा ये जो बोडमास हम लोग पढ़े हैं ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, मिट जाओ भाई, बहुत मेहनत लगती है। इसे भी मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब देखो, ये जो चीज आई है ना, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, आप लोग मत करना, उसी से नीचे चले जाना। क्या है, यू एफ है प्लस का भी एफ है इज इक्वल टू यू और भी है। आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये रहा फॉर्मूला आपका। लेकिन इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा सजाया जा सकता है, ठीक। कैसे सजाओगे, कैसे सजाओगे, तो देखो ऐसे सजेगा। यू भी एफ से दोनों तरफ भाग दे देने पर, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, तो ये क्या है, यू एफ है, इसको यू भी एफ से भाग लगा दो, प्लस ये भी एफ है, इसको भी यू भी एफ से भाग लगा दो, और ये यू भी है, इसको भी यू भी एफ से भाग लगा दो। अब यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया, बचा क्या, ऊपर में वन बचा और नीचे में भी बचा, प्लस का ऊपर में वन बचा और नीचे में यू बचा, इक्वल टू ऊपर में वन बचा और नीचे में एफ बचा। और ये है आपका दर्पण सूत्र, जिसके लिए हम लोग इतना मारामारी कर रहे थे, सही है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। देखो बच्चे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कैंसिल ही होगा। क्योंकि देखो, हरियाणा बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिया, तो अब रह नहीं गया कुछ करने को, यहाँ पर भी कैंसिल ही होगा ये भी एग्जाम, तो मान के चलो। फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहना है, क्योंकि हमें 11th में तो पढ़ना ही है। प्रमोट कर देंगे तो ठीक है, हम 11th में चले जाएंगे, लेकिन वहां भी जा करके क्लास 10th अगर मजबूत ना रहे तो पढ़ेंगे क्या वहां पर, सही है। हाँ, मैथ का क्लास कब से भाई, कब कितना देर से मैं कह रहा हूँ कि कल से चलेगा, कल से चलेगा, ठीक है। हाँ, मिटा दो इसको, हो गया। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो फिजिक्स है वो 5 दिन में हम लोगों ने समाप्त कर दिया। पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समाप्त कर दिया। अगर आप कोई कोचिंग में जाते तो आपको इसी के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते, और वो चीज यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इंटरनेट खर्च कर करके प्राप्त हो जा रहा है। तो आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़ो भाई, फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है और मिलता नहीं है। एक तो ये कोरोना वोरोना के चक्कर में ऐसे ही रोना लगा हुआ है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़े से सवाल जवाब लगा लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लेते हैं, सही है। मैथ का हो जाएगा, कल से मैथ चलेगा इस टाइम पे, तो थोड़े से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल लगाते हैं और देखते हैं कितने बच्चे अब
कमेंट करना तुम लोग जितना करना है। तैयार हो सारे? सारे बच्चे तैयार हो जाओ। मैथ में बिल्कुल पहला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, पहला से, नंबर सिस्टम से पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा पूरा। चलिए तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल आप लोगों के सामने, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक होता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, और चौथा ऑप्शन है कि ये जो तीनों बातें बोली गई तीनों गलत है। जल्दी बताओ कैसा होता है बच्चों? वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो मैंने उसका प्रॉपर्टी जब लिखवाया था ना 4-5, तो वहां पे लिखवाया था कि काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु जितना आगे रखोगे दर्पण को उतना ही पीछे बनता है। ये सब कुछ मैंने लिखवाया था। चलिए अगला सवाल है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का बना हुआ कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच के कोण को कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जल्दी बताओ परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण, सॉरी, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आदर्श कुमार ने सही जवाब दिया है, अभिषेक कुमार ने सही जवाब दिया है, और कौन है भाई? कुंदन कुमार नवादा, इन्होंने भी सही जवाब दिया। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। हाँ जी, आलोक कुमार जी हैं, सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं कुछ तो कम से कम 20 बार पूछा गया है इस सवाल को, कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जल्दी से बताइए, मैं देख रहा हूं सभी के जवाब। किसने दिया है सबसे पहले? सभी ने सही जवाब दिया भाई, और मैं पढ़ नहीं पाया। ऋतिक कुमार, ऋतिक रोशन सबसे पहले है, सुगंध राज दूसरे नंबर पे है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, याद रखना। और वो दोनों नियम कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है। सही है। तीसरा सवाल यह है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? हमें ना एक दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो कौन से दर्पण से बन सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण से बन सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि अवतल दर्पण से बन सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि उत्तल दर्पण से बन सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि तीनों दर्पण से ही बन सकता है। क्यों परेशान हो रहे हैं? तीनों से ही बन जाएगा। तो जल्दी बताइए कौन सा सवाल से कौन सा जवाब सही है बच्चों? मैं नाम देख लेता हूं। कोई है, सौरभ पटेल जी हैं, और पता नहीं कौन है, संजीव कुमार है, विष्णु कुमार है। वेरी गुड। अब इन सबों के नाम मुझे याद रखने पड़ेंगे। आदित्य गेमर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी। तो अवतल दर्पण से बन सकता है। कौन से दर्पण से बच्चों? केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी दर्पण ऐसा नहीं है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का दम रखता हो। सही है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, मतलब अकेला ऐसा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, बाकी सब केवल काल्पनिक बनाता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, एक बार वीडियो लाइक कर लेना आप लोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन है केवल समतल दर्पण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है कि तीनों के द्वारा। मैं देख रहा हूं। तीन बच्चा है जिन्होंने सही जवाब दिया है, बाकी सब ने गलत जवाब दिया है। आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो आप लोग बताओ, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है क्या?
बनता है, अगर बनता है तो बना सकते हैं। उत्तल दर्पण से नहीं बनता है, बनता है। समतल दर्पण से, उससे भी बनता है। यानी कि तीनों ही दर्पण से हम लोग आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक, हमें यह पूछा गया कि किससे बना सकते हैं, तो तीनों से बना सकते हैं। सही है, अवतल दर्पण से भी बना सकते हैं, उत्तल से भी बना सकते हैं और समतल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ना कि जो बच्चे आप लोग उत्तल उत्तल लिखते चले जा रहे हो वो। हाँ, उत्तल से आभासी बनता है तो समतल से भी तो बनता है ना। चलिए अगला सवाल है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या तीनों से। वस्तु से छोटा और आभासी, ऐसा प्रतिबिंब हमें बनाना है जो वस्तु से छोटा भी रहे और आभासी भी रहे। तो कौन सा दर्पण? वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है। देखो, काल्पनिक बनाने का समतल दर्पण भी बनाता है, लेकिन वो वस्तु के बराबर बनाता है। और यहाँ पे शर्त क्या दिया हुआ है कि वस्तु से छोटा बनना चाहिए। ये काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा भी बनता है, लेकिन वो वस्तु से बड़ा बनाता है ना। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। गुड, इस बार सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, अवतल उत्तल दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताना है बच्चों, समांतर किरण पुंज हमें कौन से दर्पण से मिल सकता है? तो अवतल दर्पण से मिलता है। कौन से दर्पण से मिलता है? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण के फोकस पे अगर आप रख दोगे किसी भी वस्तु को, जलती हुई वस्तु को, तो दर्पण पर टकरा करके उसकी जो किरणें हैं ना वो मुख हज के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, और हमें एक समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा। मैंने डायग्राम के जरिए पढ़ाया भी है। एक एक बात जो भी मैंने यहाँ पे पूछ रहा हूं अभी, वो सब कुछ पढ़ाया हुआ है या नहीं है? तो अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो थियोरी वाली क्लास, तो सवाल जवाब तो ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है इसमें। तो एक बार फटाफट से वीडियो लाइक कर लेना बच्चे, सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। मतलब कि हम वस्तु को कहां पे रखें जिससे कि उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बने। जल्दी बताओ, कहां पे रखें? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अवतल दर्पण की बात हो रही है भाई, तो कहां पे रखना है? अनंत पे रखेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए बनाया था, सबसे लास्ट में वही वाला डायग्राम बनाया था कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें तो उसका जो फोटो बनता है वो कहां बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है, तो वस्तु अगर अनंत पे हो तो फोटो ये पे, फोकस पे। इस तरीके के सवाल भी आएंगे। मान लो यहाँ पे ये वाला सवाल दिया हुआ है और वहां पे पूछ देता है कि कहां पर हम वस्तु रखें जिससे कि फोटो जो है वो सी पर बने, यानी वक्रता केंद्र पर बने, तो फिर क्या जवाब दोगे? वस्तु को हम कहां पे रखें जिससे कि प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बने? जल्दी बताओ। तो देखो, जो बच्चे चीटिंग करके नहीं जवाब दे रहे हैं ना, वो बच्चों ने अभी भी जवाब दिया, और जो बच्चे चीटिंग करके जवाब दे रहे थे वो नहीं जवाब दे पाए इस बार, है ना। कहां पे रखना है? वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे, तभी उसी पर बनेगा। ठीक, सी पर ही रखेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। हम्म, बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। लो भाई, गिर गया, पहले तो गिर गया, इसको उठा लेते हैं, उसके बाद ही जो होना रहेगा होगा। क्या होती है? दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, या बराबर होती है? तो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी। आर बटे दो, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? आर बटे दो, यानी आर का आधा। सही है, आधी होती है ना। गुड। एक सवाल है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु
की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा। अवतल दर्पण में वस्तु जो है वो कहां पर है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा बनेगा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटा बनेगा, तीसरा ऑप्शन है आभासी और बड़ा बनेगा, चौथा ऑप्शन है आभासी और छोटा बनेगा। अब बताओ। हाँ जी, कैसा बनेगा। तो आभासी और बड़ा बनेगा, है ना। मैंने डायग्राम के जरिए बताया तो था, उसकी प्रकृति भी बताया था। तो आभासी और बड़ा, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था, सही है, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये सब सारा सवाल जवाब हम लोग एग्जाम के टाइम पर बोर्ड पर एकदम उस टाइम तक आप लोग दुआ करना भाई कि स्मार्ट बोर्ड अपना आ जाए, उस टाइम पे सारे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा करवा करके यहीं पे माथे में ठूस दूंगा एकदम, समझे, रटवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा। तो आप लोग बने रहो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो ताकि यहां पर पढ़ाने में मजा आए मुझे। पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार हम लोगों का सेकंड टॉपर आया था अपने बैच से, तो इस बार भी आप लोग निराश मत करना मुझे, कुछ ऐसा तो रिजल्ट दे देना कि एसआर क्लास जो नाम बनाया है वो बना रहे। सही है। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहां पे। किसी अवतल दर्पण के द्वारा आवर्धित और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है कब, जब वस्तु कहां पे रखा रहे, जब वस्तु कहां पे रखा रहे। ऑप्शन है आपके सामने, वक्रता केंद्र पर रखा रहे, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र के बाहर, तीसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चौथा है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। तो देखो, अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब तो एक ही जगह पर बनता है भाई, और वो कहां पर, पी और एफ के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। ये फोकस पर कैसे लिख रहे हो, फोकस पर रखोगे तब तो अनंत पर बन जाएगा। फोटो जो है ना, वो जो मैंने लास्ट में लिखवाया था यहाँ पे इस तरीके से 6 पोजीशन और उसका 6 डायग्राम एक ही साथ करवाया था, वो वाला फोटो ना आप एकदम नागिन बन करके उसका फोटो खींच लो अपनी आंखों में, हमेशा याद रखो उस चीज को, समझे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पी और एफ के बीच में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक बार वीडियो लाइक कर लेना बच्चों, सारे बच्चे मिलकर के वीडियो लाइक कर लेंगे। सवाल जवाब जो है, और बिल्कुल इतना ही स्टैंडर्ड का सवाल मिलेगा वहां पर आपको, इससे ज्यादा टफ नहीं मिलेगा, वरना पिछले 10 साल का सवाल उठा करके देख लो, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वैसे बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं, सभी अभी नाम मुझे याद नहीं है तो नाम पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अच्छा, कौन सा फोटो खींचना है, लो, पीछे वाला वीडियो पूरा देखा है, होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क मैं दूंगा। आप लोग ना टेलीग्राम डाउनलोड कर लो सबसे पहले ऐप, और वहां पर आप एक काम करना, एस आर क्लासेज 01 लिखना, टेलीग्राम पे सर्च करना, एस आर क्लासेज 01, बीच में स्पेस मत देना, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम पे ये सर्च करना, मैं मिलूंगा आपको, मुझे एक हेलो बोल देना, हो सके तो अपना नाम पता सब कुछ लिख देना, वो ज्यादा बेहतर है, एस आर क्लासेस 01 पर, ठीक है। मुझे मैसेज मिल जाएगा तो अपने चैनल का ना लिंक दे दूंगा आपको, उस पर क्लिक कर करके उसको ज्वाइन कर लेना चैनल को, और जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं वहां पे जो भी सवाल जवाब वगैरह देना रहेगा वहीं पर दे दूंगा, आप लोग वहां से ले लिया करना, है ना, पीडीएफ के फॉर्मेट में या फोटो के फॉर्मेट में, जैसा भी रहे मैं आपको दे दिया करूंगा। सही है, टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट तो ये टेस्ट ही था, उसी में आपको, मैं यहाँ पे देखो ऐसा संसाधन तो मेरे पास है नहीं कि मैं कैसा ये लूं, टेस्ट लूं, है ना। तो स्मार्ट बोर्ड होगा तो फिर बढ़िया से टेस्ट लेंगे, फिलहाल के लिए ये टेस्ट ही है बच्चों, अभी मैं टेस्ट ही ले रहा था, और जो बच्चे अच्छा कर रहे थे उनके जो नाम है ना वो मेरे दिमाग में यहाँ पे लिखा रहा है धीरे धीरे, जैसे पिछले बार के बच्चे, उनका नाम मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी। हाँ, ठीक है।
तो 45 हो गया। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप लोग वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी नए वाले बच्चे, और चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चलिए, ये किया है।